तारीख थी 16 नवंबर 2009 और जगह थी वेस्ट लंदन। हर रोज की तरह 28 साल की गीता औलख अपना काम खत्म करने के बाद चाइल्ड केयर से अपने बच्चों को पिकअप करने जा रही थी। पर जब गीता औलख ग्रीनफर्ड की एक सुनसान गली में पहुंची तब उसके ऊपर दो लोगों ने हमला कर दिया और इस हमले के बाद वेस्ट लंदन की एक शांत गली गीता की चीखों से गूंज उठी। इन चीखों को सुनने के बाद पास में ही रहते एक आदमी ने उसी वक्त 999 पर कॉल करके एम्बुलेंस और पुलिस को घटना वाली जगह पर बुला लिया और एम्बुलेंस के टाइम पर पहुंच जाने के बावजूद गीता औलख की जान नहीं बचाई जा सकी और कुछ ही घंटों बाद गीता औलख की हॉस्पिटल में मौत हो जाती है। गीता के ऊपर किए गए इस हमले में उसका एक हाथ कट के उसकी बॉडी से अलग हो चुका था और उस रात गीता को मारने आए ये लोग जो भी थे उनका प्लान गीता को कत्ल करना ही था, क्योंकि जब पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की तब उनको गीता का हैंडबैग और उसका सारा कीमती सामान घटना वाली जगह फुटपाथ पर ही पड़ा मिल गया। पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को बहुत ही तेजी से आगे बढ़ाया और पीस बाय पीस एविडेंस इकट्ठे करते हुए जल्दी ही वो उन लोगों तक भी पहुंच गए जिन्होंने गीता औलख को कत्ल करने का प्लान बनाया था। पर कौन थे ये लोग और उन्होंने गीता को कत्ल क्यों किया? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। 16 नवंबर 2009 का दिन बिल्कुल आम दिनों के जैसे ही शुरू हुआ। गीता औलख सनराइज रेडियो नाम के एक टीवी स्टेशन पर जॉब करती थी और उसकी हत्या के बाद उसके साथ काम करने वाले कुछ लोगों ने ये बयान दिया कि गीता पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा शांत थी और यहाँ पर गीता की चुप्पी के पीछे जो भी कारण था वो उसकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा था। गीता शाम के 6:15 बजे अपना काम फिनिश करके घर के लिए निकली और एक सीसीटीवी फुटेज में गीता को बस में ट्रेवल करते भी देखा जा सकता था और फिर अगला आधा घंटा गीता ने इसी बस में ट्रेवल किया और फिर वो ब्रेडफोर्ड के पास उस जगह पर उतरी जहां से वॉकिंग डिस्टेंस पर उसके बच्चों का चाइल्ड केयर था। फिर बस से उतरकर गीता ने पैदल चलना शुरू किया और फिर वो शाम के 6:50 से 7 बजे के बीच ब्रॉन्ड एवेन्यू पर पहुंची और यही वो स्ट्रीट थी जहां पर गीता औलख के ऊपर दो लोगों के द्वारा हमला किया गया। इस हमले में एक मशेटी का इस्तेमाल किया गया था और सबसे पहला वार गीता के सर पर हुआ और जिस वक्त गीता के ऊपर इस मशेटी से वार किया जा रहा था गीता ने अपने आप को बचाने के लिए अपना एक हाथ हवा में उठाया, जिस कारण उसका हाथ कटकर उसकी बॉडी से अलग हो गया। ये हमला कुछ ही सेकंड चला और इन्हीं कुछ पलों में गीता पर बहुत ही घातक वार किए जा चुके थे और फिर जैसे ही आस पड़ोस में रहने वाले लोगों ने गीता की चीखें सुनी, भागकर कुछ लोग उसकी हेल्प करने वहां पर पहुंच गए। इन्हीं में से एक आदमी के द्वारा एम्बुलेंस को कॉल की गई और पैरामेडिक्स ने वहां पर पहुंचते ही गीता को स्टेबलाइज करने की कोशिश की। इसके बाद गीता को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, लेकिन उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह जाने के कारण कुछ ही घंटों बाद हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी और जिस जगह गीता पर हमला किया गया था पुलिस ने उस सारे इलाके को सील करके आसपास के घरों में डोर नॉक करके लोगों से पूछताछ करनी शुरू की। फिर इसके बाद पुलिस ने गीता की आइडेंटिफिकेशन करने के बाद गीता के परिवार को उसकी मौत की दर्दनाक खबर सुनाई और अब इस घटना को 2-3 घंटे बीत चुके थे पर गीता के बच्चे अभी भी चाइल्ड केयर में उसकी वेट कर रहे थे और फिर गीता के घर वालों को उसकी मौत की खबर मिलने के बाद गीता के माता पिता ने चाइल्ड केयर से बच्चों को पिक किया। जल्दी ही गीता औलख के कत्ल का केस एक मेजर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो गया और पुलिस की एक टीम अराउंड द क्लॉक इस केस पर तफ्तीश करने में लगा दी गई। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में ही ये बात क्लियर हो चुकी थी कि ये एक रैंडम अटैक नहीं बल्कि टारगेटेड किलिंग थी और फिर जैसे ही पुलिस ने गीता की पर्सनल लाइफ में देखना शुरू किया तब उनको पता चला कि गीता कुछ ही टाइम पहले अपने घर वाले हरप्रीत औलख से तलाक लेकर अलग हुई थी। पुलिस ने गीता की मौत के पहले हफ्ते के अंदर अंदर 12 लोगों को इस केस के रिलेशन में डिटेन किया और इन्हीं 12 लोगों में शामिल था हरप्रीत औलख। लेकिन उस वक्त पुलिस के पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं था जो इस बात की तरफ इंडिकेट करता हो कि हरप्रीत औलख का अपनी एक्स वाइफ की मौत से कोई लिंक था। पुलिस इस बात को भी कंफर्म कर चुकी थी कि जिस वक्त गीता औलख पर अटैक किया गया उस वक्त हरप्रीत औलख एक पब में था और पब में से ली गई सीसीटीवी फुटेज इस बात को कंफर्म करती थी कि जिन दो लोगों ने गीता औलख पर हमला किया हरप्रीत उनमें से एक नहीं था। पर यहाँ पर पुलिस को दी गई अपनी पहली इंटरव्यू में हरप्रीत का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अजीब था और उसने पुलिस को ये भी बताया कि उसके कुछ लोकल गैंग्स के साथ लिंक थे और रिसेंटली उसने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में अपनी ही गैंग के कुछ मेंबर्स के खिलाफ पुलिस को बयान दिया था, जिस कारण उसका कहना था कि हो सकता है गीता पर किया गया अटैक गैंग के द्वारा उसे बदला लेने के लिए किया गया हो। पर जैसे ही हरप्रीत को ये लगने लगा कि शायद पुलिस उसके ऊपर शक कर रही थी, उसके द्वारा मीडिया में आकर अपनी सफाई देने की कोशिश की गई। उसका साफ कहना था कि जिस वक्त गीता का कत्ल हुआ उस वक्त वो घटना वाली जगह के आसपास भी नहीं था और
उसने लोगों से अपील भी की कि अगर किसी के पास कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो गीता को कत्ल करने वालों तक पुलिस को पहुंचा सकती है तो फिर वो आगे आकर पुलिस की मदद करें। हरप्रीत औलख ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं अपने आप को भी एक विक्टिम बना के लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की और पुलिस को लगता था कि शायद उसने ये काम मीडिया और पुलिस का फोकस उसके ऊपर से हटाने के लिए किया था। पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पुलिस का फोकस उसके ऊपर से हटने की जगह अब पुलिस का शक उसके ऊपर और भी गहरा हो चुका था। गीता औलख का जन्म हुआ था 4 अप्रैल साल 1981 को और वो अपने सारे परिवार के साथ लंदन के ही साउथ हॉल में रहती थी। वो एक लोकल रेडियो स्टेशन में जॉब करती थी और उसके साथ काम करने वाले सारे ही लोग गीता को एक हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड मदर के रूप में देखते थे। गीता की हरप्रीत के साथ मुलाकात हुई साल 1997 में। उस वक्त गीता अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म करके जॉब ढूंढने में लगी थी और हरप्रीत के साथ उसकी मुलाकात एक बस स्टॉप पर हुई जहाँ पर ये दोनों ही खड़े बस की वेट कर रहे थे। जिस टाइम गीता का कत्ल हुआ उस टाइम हरप्रीत की उम्र थी 32 साल और साल 1997 में गीता से हुई मुलाकात के टाइम पर हरप्रीत को यूके में रहते कुछ साल हो चुके थे और वो इलीगल तरीके से यूके में एंटर हुआ था। अब हरप्रीत औलख ने गीता से हुई मुलाकात के बाद जल्दी ही उसको शादी के लिए भी प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। पर जब वो पहली बार गीता के माँ बाप और बाकी परिवार से मिला तब गीता के परिवार वालों को हरप्रीत बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और यहाँ पर गीता के माँ बाप चाहते थे कि वो कुछ और साल पढ़ाई पर ध्यान दे। पर साल 1998 आते आते इनके रिलेशनशिप को पूरा 1 साल हो चुका था और अब गीता पूरी तरह हरप्रीत के कंट्रोल के अंडर थी। पर यहाँ पर हरप्रीत इस बात को समझ चुका था कि गीता के परिवार वाले उनकी शादी के खिलाफ थे, जिस कारण वो गीता को बहला फुसलाकर अपने साथ कुछ सालों के लिए बेल्जियम ले गया और फिर बेल्जियम में ही इन दोनों ने अपने परिवारों की गैर मौजूदगी में शादी करवाई। और फिर जब कुछ सालों बाद गीता और हरप्रीत बेल्जियम से यूके वापस आए उस टाइम तक उनके घर 2 बच्चे भी पैदा हो चुके थे। गीता ने यूके वापस आने के बाद अपने परिवार से रिकनेक्ट करने की कोशिश की और यहाँ पर गीता की बहन ये साफ देख सकती थी कि अब गीता और हरप्रीत के घर 2 बच्चे पैदा होने के बावजूद हरप्रीत के द्वारा गीता को बहुत ही बुरी तरह ट्रीट किया जाता था। यूके वापस आने के बाद भी गीता को अपने माँ बाप से मिलने की पूरी आज़ादी नहीं थी और जब भी वो अपने परिवार से मिलने जाती हरप्रीत हमेशा उसके साथ होता और उसका परिवार इस बात को नोट कर सकता था कि गीता के मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द भी हरप्रीत के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। और दूसरी तरफ हरप्रीत भी यूके वापस आने के बाद एक बार फिर गैंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया और वो अक्सर छोटी मोटी क्रिमिनल वारदातों में शामिल होता। जिस वक्त हरप्रीत गीता को लेकर बेल्जियम मूव हुआ था उस वक्त गीता की अपनी उम्र भी 17-18 साल थी। पर अब यूके वापस आने तक गीता बहुत मैच्योर हो चुकी थी और वो चाहती थी कि वो अपनी फैमिली से खुलकर मिले ताकि उसके दोनों बच्चे अपने नाना नानी और बाकी रिश्तेदारों के साथ घुल मिल सकें। पर हरप्रीत को यहाँ पर अपने दोनों ही बच्चों का उसके नाना नानी के परिवार से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इस बात को लेकर हरप्रीत और गीता में अक्सर लड़ाइयाँ होती और शुरुआत में जो लड़ाइयाँ सिर्फ गाली गलौज तक सीमित थी अब धीरे धीरे वो घरेलू हिंसा का रूप ले चुकी थी। और तब गीता को रियलाइज हुआ कि अगर वो अपने दोनों लड़कों को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती है तो उसको हरप्रीत औलख से अलग होना ही पड़ेगा। और इस तरह गीता औलख अपनी शादी के 10 साल बाद साल 2008 में डाइवोर्स लेकर हरप्रीत औलख से अलग हो गई। पर यहाँ पर हरप्रीत जिसको गीता की लाइफ का एक एक फैसला कंट्रोल करने की आदत थी वो इस तलाक से बहुत ज्यादा नाखुश था। और अब जैसे ही पुलिस को हरप्रीत और गीता की पर्सनल लाइफ में चलती इस टेंशन के बारे में पता चला तब उनका हरप्रीत औलख के ऊपर शक और भी पक्का हो गया। इसके बाद पुलिस ने हरप्रीत की एक एक मूवमेंट को ट्रैक करना शुरू किया और पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि गीता औलख के कत्ल से पहले के कुछ दिनों में हरप्रीत लगातार गीता को स्टॉक कर रहा था और उसकी मोबाइल फोन की मूवमेंट से ये भी पता चला कि जिस जगह गीता का कत्ल हुआ वहाँ पर उसके कत्ल होने से कुछ ही मिनट पहले हरप्रीत भी उसी जगह से गुजरा था। और फिर हरप्रीत के मोबाइल फोन से ही पुलिस को 2 और ऐसे लोगों के नंबर मिले जिनसे उसने गीता के कत्ल से कुछ ही मिनट पहले बात की थी। पुलिस ने इस केस की शुरुआत में जिन 12 लोगों को डिटेन किया था ये 2 लोग भी उनमें शामिल थे और इनमें से एक का नाम था जसवंत ढिल्लों जो हरप्रीत का एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड था। पर पुलिस इस आदमी को दोबारा डिटेन करने में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी और अब इससे पहले कि पुलिस इस आदमी को अप्रोच करती ये खुद ही पुलिस के पास आके एक ऐसा बयान देता है जिससे पुलिस के हाथ बहुत ही अहम सबूत लग जाते हैं। जब ये आदमी पुलिस के पास आया इसने पुलिस को ये बयान दिया कि इसका गीता औलख के कत्ल से डायरेक्टली कोई भी लेना देना नहीं है पर इसको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन पता थी जिससे पुलिस को इस केस को सॉल्व करने में हेल्प मिल सकती थी। और फिर जसवंत ढिल्लों द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन पर एक्शन लेते हुए पुलिस वाले ब्रैडफोर्ड की ही एक नहर में से एक मशैटी और एक जैकेट रिकवर करते हैं। पुलिस ने ये दोनों ही पीस ऑफ एविडेंस जाँच के लिए लैब में भेज दिए और जल्दी ही इस बात की कंफर्मेशन हो गई कि इस मशैटी के ऊपर कुछ ब्लड के ट्रेस थे जो गीता औलख के साथ मैच करते थे।
और जो जैकेट पुलिस ने रिकवर की उसके ऊपर से मिला हुआ डीएनए एक 18 साल के शेर सिंह नाम के लड़के के साथ मैच करता था। शेर सिंह एक इंटरनेशनल स्टूडेंट था जो हरप्रीत औलख का एक दूर का रिश्तेदार था और शेर सिंह के यूके आने के बाद हरप्रीत ने ही इसको वहाँ की लाइफ में सेट होने में बहुत ज्यादा हेल्प की थी। और यहाँ पर पुलिस को लगता था कि शायद शेर सिंह के सर के ऊपर हरप्रीत का एक बहुत बड़ा एहसान था, जिस कारण हो सकता था कि हरप्रीत ने शेर सिंह को कोई क्राइम करने के लिए मैनिपुलेट किया हो। अब इस केस में पहली बार पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सबूत लग चुके थे जिनके आधार पर वो कम से कम शेर सिंह को अरेस्ट कर सकते थे। पर यहाँ पर पुलिस ने सबसे पहले शेर सिंह को अरेस्ट करने के बाद जसवंत सिंह को भी अरेस्ट कर लिया और फिर इस केस में एक तीसरी अरेस्ट भी की गई और इस आदमी का नाम भी हरप्रीत सिंह ही था। और फिर अंत में पुलिस ने अरेस्ट किया इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड हरप्रीत औलख को। पुलिस की थ्योरी यहाँ पर क्लियर थी। उनका मानना था कि हरप्रीत ने गीता का कत्ल सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि वो उसे डिवोर्स लेकर अलग हो चुकी थी और जेलसी को भी गीता की हत्या के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर माना गया। और अब इस केस में जब पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया तब गीता औलख के अपने परिवार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गीता औलख के कत्ल से सिर्फ 2 हफ्ते पहले हरप्रीत के द्वारा गीता औलख को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, जिससे ये बात रीएनफोर्स हो जाती थी कि गीता का हरप्रीत से डिवोर्स लेकर अलग होने का फैसला ही उसकी मौत का कारण बना। अब प्रोसिक्यूटर ने इस केस के ट्रायल की तैयारी शुरू की और अरेस्ट किए गए 3 लोगों का रोल इस केस में पूरी तरह क्लियर था, जिसमें हरप्रीत सिंह मास्टरमाइंड था और जसवंत ढिल्लों और शेर सिंह वो 2 आदमी थे जिन्होंने गीता के ऊपर अटैक करके उसका कत्ल किया। पर जो चौथा आदमी इस केस में अरेस्ट किया गया था जिसका नाम था हरप्रीत सिंह, उसका रोल पूरी तरह क्लियर नहीं था। पुलिस का मानना था कि हरप्रीत सिंह इस केस में एक गेटअवे ड्राइवर था जिसने कत्ल के बाद जसवंत और शेर सिंह को घटना वाली जगह से भागने में मदद की। फिर नवंबर 2010 में लंदन के ओल्ड बेली में इस केस का ट्रायल शुरू हुआ और प्रोसिक्यूशन की तरफ से इस केस को कोर्ट में पेश करने की जिम्मेदारी थी क्वींस काउंसिल आफ्ताब जैफर जी की। इसके बाद एक एक करके आफ्ताब जैफर जी ने कोर्ट के सामने सारे सबूतों के साथ साथ गीता के कत्ल के पीछे का मोटिव भी जूरी के सामने रखा। आफ्ताब जैफर जी का कहना था कि इस केस में मोटिव बिल्कुल क्लियर था कि गीता हरप्रीत से तलाक लेकर एक अब्यूजिव रिलेशनशिप से बाहर जाना चाहती थी और कोर्ट के सामने वो सारे सबूत और विटनेस भी पेश किए गए जो इस बात को प्रूव करते थे कि हरप्रीत के द्वारा घर के अंदर गीता के साथ घरेलू हिंसा की जाती थी। इसके बाद प्रोसिक्यूशन ने जो सबूत कोर्ट के आगे रखे उसमें सबसे पहले थी एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें हरप्रीत औलख को एक दुकान से एक मशैटी बाय करते हुए साफ देखा जा सकता था और ये वही मशैटी थी जिसका इस्तेमाल कत्ल में हुआ था। और बाद में जसवंत ढिल्लों द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन के बाद पुलिस ने इस मशैटी को नहर में से बरामद कर लिया। इसके बाद कोर्ट के सामने हरप्रीत, जसवंत सिंह और शेर सिंह के बीच में फोन पर जो भी कम्युनिकेशन की गई उसको एक टाइमलाइन के रूप में पेश किया गया और इन तीनों के फोन रिकॉर्ड ये शो करते थे कि गीता के कत्ल से पहले इन तीनों ने एक दूसरे से बात की और कत्ल के टाइम पर जसवंत ढिल्लों और शेर सिंह का फोन उसी लोकेशन पर मौजूद था जहां पर गीता का कत्ल हुआ। और इसके अलावा कत्ल से कुछ ही मिनट पहले हरप्रीत औलख का फोन भी उसी जगह पर एक सेल टावर से पिंग हुआ था। पुलिस का मानना था कि हरप्रीत औलख ने गीता के कत्ल से पहले कुछ दिनों में गीता को फॉलो करते हुए उस रूट का पता किया जिस रूट से वो रोज काम के बाद घर आती थी और फिर उसने ये सारी इन्फॉर्मेशन जसवंत ढिल्लों और शेर सिंह को पास की और इन दोनों ने हरप्रीत औलख द्वारा पास की गई इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके गीता औलख का कत्ल किया। इसके अलावा प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट में एक बहुत ही अहम गवाह पेश किया और इस गवाह का नाम था स्वतंत्र सिंह। स्वतंत्र सिंह का कहना था कि गीता के कत्ल से कम 1 महीना पहले हरप्रीत औलख ने कुछ और लड़कों के साथ एक मीटिंग की और इस मीटिंग में 8 से 10 लोग मौजूद थे और उसका कहना था कि हरप्रीत औलख ने इस मीटिंग में उसकी घरवाली गीता के कत्ल के लिए 5000 पाउंड पे करने की ऑफर की। और कोर्ट में दी गई ये गवाही इस बात को प्रूव करती थी कि गीता का कत्ल एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी और इसको ऑर्गेनाइज करने वाला था उसका एक्स हस्बैंड हरप्रीत औलख। इसके अलावा इस केस में अगर कोई कसर बाकी थी तो वो पूरी कर दी गई डीएनए एविडेंस के द्वारा। जैसे ही प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट में गीता औलख के कत्ल के साथ लिंक्ड सारे डीएनए एविडेंस पेश किए तब ये बात बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव हो जाती है कि गीता को कत्ल करने वाले जसवंत सिंह और शेर सिंह ही थे और इस सारे हत्याकांड का मास्टरमाइंड था हरप्रीत औलख। दूसरी तरफ इस केस में अरेस्ट किए गए चारों ही लोगों को 4 अलग अलग डिफेंस लॉयर रिप्रेजेंट कर रहे थे। पर यहाँ पर प्रोसिक्यूशन का केस बुलेट प्रूफ था और कोर्ट में प्रोसिक्यूशन द्वारा पेश किए गए एविडेंसेस के खिलाफ डिफेंस कोई भी काउंटर आर्ग्यूमेंट पेश नहीं कर पाई। डिफेंस के पास कोई भी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट ना होने के कारण हरप्रीत औलख खुद टेस्टिफाई करने के लिए कोर्ट में पेश हुआ। यहाँ पर डिफेंस की कोशिश ये थी कि हरप्रीत को एक विक्टिम बनाकर कोर्ट में पेश किया जाए, पर जैसे ही हरप्रीत ने कोर्ट में बोलना शुरू किया वैसे ही उसका असली चेहरा सबके सामने आना शुरू हो गया।
कोर्ट में वकील द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देते हुए हरप्रीत को हंसते हुए साफ देखा जा सकता था और उसने कभी भी कोर्ट में कोई ऐसा इमोशन शो नहीं किया जिससे ये लगे कि उसको गीता औलख की मौत का बहुत ज्यादा दुख था। और अभी तक अगर इस केस में जूरी के दिमाग में हरप्रीत को लेकर कोई भी डाउट था तो अब वो डाउट हरप्रीत द्वारा की गई इन हरकतों के बाद क्लियर हो गए। पर यहाँ पर वो दो लोग जिन्होंने अपने हाथों से गीता औलख का कत्ल किया था वो इस सारी कोर्ट की कार्रवाई के दौरान चुपचाप बहुत परेशान बैठे नजर आए और कोर्ट में इन दोनों को देखकर ये कहा जा सकता था कि इन दोनों को अपने किए का पछतावा था। पर जिस दरिंदगी से इन दोनों ने गीता पर हमला किया था उससे एक बात पक्की थी कि इन दोनों को इस केस में पछतावा होने के बावजूद सजा में कोई भी कंसेशन नहीं मिलने वाला था। अब इस केस का ट्रायल दिसंबर 2010 में खत्म हुआ और ट्रायल के बाद इन चारों ही गिरफ्तार किए गए लोगों को जूरी के द्वारा गीता औलख के कत्ल के लिए गिल्टी पाया गया और इस केस में मास्टरमाइंड हरप्रीत औलख को कोर्ट के द्वारा 28 साल की सजा दी गई और बाकी तीनों लोगों को 22 साल की। अब इन चारों को जेल भेजा जा चुका था और फिर अगले 7-8 साल इस केस में कोई भी अपडेट नहीं आई और फिर साल 2018 में एक बहुत ही अजीब घटना घटी। पता चला कि हरप्रीत औलख जो यूके में इलीगल तरीके से रह रहा था उसने यूके के कोर्ट में एक अपील डाली और इस अपील में उसका कहना था कि उसको अपनी बाकी की रहती सजा पूरी करने के लिए यूके से इंडिया ट्रांसफर कर दिया जाए क्योंकि इंडिया और यूके के बीच में एक ऐसा अग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है जिसके तहत कैदियों को सजा काटने के लिए भारत से यूके या फिर यूके से भारत ट्रांसफर किया जा सकता था। और इसी अग्रीमेंट के तहत साल 2018 में हरप्रीत औलख को अपनी बाकी रहती सजा काटने के लिए यूके से अमृतसर की जेल में भेज दिया गया। उसका कहना था कि उसका सारा परिवार अभी भी पंजाब में है और वो उसको यूके में आकर नहीं मिल सकते, जिस कारण वो अपनी बाकी रहती सजा पंजाब में ही काटना चाहता था। और जैसे ही हरप्रीत औलख को यूके से अमृतसर ट्रांसफर किया गया, इस ट्रांसफर के कुछ ही महीने बाद इंटरनेट पर कुछ ऐसी फोटोज वायरल हुई जिससे ये पता चलता है कि इंडिया आते ही हरप्रीत औलख को जेल से छोड़ दिया गया था। और इंटरनेट पर शेयर की गई इन फोटोज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे हरप्रीत औलख यूके में कत्ल करने के बाद अब इंडिया में अपनी जिंदगी के नजारे ले रहा था। और हरप्रीत औलख के जेल से छूटने के साथ ही यूके में रहती गीता की फैमिली के घर धमकी भरे फोन भी आने शुरू हो जाते हैं। और फिर हरप्रीत के बाद शेर सिंह को भी अपनी बाकी की सजा काटने के लिए इंडिया भेज दिया गया और फिर उसकी भी कुछ ऐसी फोटो सामने आई जिससे ये बात पक्की हो चुकी थी कि अब शेर सिंह भी जेल में नहीं था और गीता औलख को कत्ल करने वाला दूसरा आदमी जसवंत ढिल्लों वो भी शायद इस वक्त इंडिया में ही है। तो ये थी कहानी एक 28 साल की औरत गीता औलख की जिसने 10 साल घरेलू हिंसा सहन करने के बाद अपने पति से अलग होने का फैसला किया और इस फैसले के कुछ ही महीनों बाद उसका बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। और गीता औलख ना ही वो पहली औरत थी और ना ही आखिरी जिसके साथ ऐसा हुआ। ऐसी और भी कई कहानियां हैं जिनको हम इस चैनल पर शेयर करते रहेंगे। बाकी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।